Yes, a very good morning to all of you. Welcome back to you all. सब लोग आ गए? यस, आज हम अटेंडेंस रैंडमली ले लेंगे कभी भी, ठीक है? आज का जो अटेंडेंस होगा वो हम रैंडमली कभी भी ले लेंगे, ठीक है ना? ऐसा ही करेंगे। अभी तो सब लोग आ गए हैं, रैंडमली अटेंडेंस एक कभी भी हो जाएगा आपका, है ना? अभी नहीं ले रहा मैं, अब मैं लूंगा, कभी भी ले लूंगा रैंडमली, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई विल नोट डाउन, ठीक है? चलो यही सही रहेगा ना, क्योंकि ऐसे तो लोग फिर स्टार्टिंग में आते हैं, एंड तक टिकते ही नहीं है। यही मेथड अच्छा रहेगा, ठीक है? किसी को पता भी ना लगे और आपका अटेंडेंस भी हो जाएगा, है ना? चलो दिस इज द राइट मेथड। चलो ठीक है, बेस्ट मेथड है। अच्छा, कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? कल हमने फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया था ना? सबको फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ आया था? है ना? पहला एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर हो गया था? हाँ, दूसरा भी किया था। हाँ, दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, सेकंड एक्सपेरिमेंट से आज हम कंटिन्यू करते। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना? चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट से हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सबने देख लिया था, उसके हमने ऑब्जर्वेशंस भी देख लिए थे, कंक्लूजन्स भी देख लिए थे। आज सेकंड एक्सपेरिमेंट को फिर से डिस्कस करते हैं। चलो, फैराडेज का सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? सेकंड एक्सपेरिमेंट फैराडे का क्या था? सब लोग अब बड़े ध्यान से सुनोगे, कहानी की तरह एकदम। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या किया, एक प्राइमरी कॉइल लिया और उस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? प्राइमरी कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक सेकेंडरी कॉइल लिया, उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच किया। सेकेंडरी कॉइल को किससे अटैच किया? गैल्वेनोमीटर से अटैच किया। अब जैसे ही प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, है ना? जैसे ही आपका प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा बैटरी से, तो प्राइमरी कॉइल में हमने पढ़ा था कि जो आपका सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना? आपका जो सोलेनॉइड होता है किसकी तरह बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, और यहाँ से इसके फील्ड लाइंस जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, नॉर्थ पोल से आपकी फील्ड लाइंस निकलनी चालू हो जाएगी, और नॉर्थ पोल से कहाँ तक जाएगी? साउथ पोल। इस तरह की फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही करंट इंड्यूस होगा। अब ये फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा, जैसे ये फील्ड लाइंस आप ये सेकेंडरी कॉइल को इसके कांटेक्ट में लेके आओगे, तो ये फील्ड लाइंस कुछ इसमें से भी कट होके बाहर निकलेगी, कुछ फील्ड लाइंस इसमें से कट होती हुई जाएंगी। तो हो गया क्या, इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, है ना? जैसे जैसे आप इस कॉइल को पास लेके आओगे वैसे वैसे इसमें फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी, है ना? और हमने पहले ही पढ़ा था कल कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेकंड इज योर एरिया, एंड थर्ड इज योर ओरिएंटेशन विच इज कॉस थीटा, ठीक है? फ्लक्स आपका 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेकंड इज योर एरिया, अनदर इज योर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, एरिया तो आपका कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन भी आपका सेम है। आपका चेंज क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगा। जैसे जैसे आप सेकेंडरी कॉइल को इसके पास ले जाओगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुई है
ड्यू टू दिस सोलेनॉइड इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, विच इज म्यू नॉट टाइम्स n into I. This is the field generated in your primary coil due to this current. अब यही वाली फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल को कट करके जाएंगी, तो जैसे जैसे आप कॉइल को पास ले जाओगे तो इसमें जो फ्लक्स का चेंज होगा वो इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसकी वजह से आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, induced EMF will be produced in your secondary coil. Induced EMF will be produced in your secondary coil. तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, है ना। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या है, फिर से दो कॉइल्स ली, एक में करंट को फ्लो कराया तो दूसरे में देखो इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, है ना। अब इसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स है एक्सपेरिमेंट के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया ये आपको पता चलना चाहिए, व्हाट फैराडे हैज कंक्लूडेड फ्रॉम इट्स सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो देखो, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जैसे ही प्राइमरी सर्किट को क्लोज किया गया तो करंट की वैल्यू कहां से इंक्रीज हुई, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। किसी भी सर्किट को आप क्लोज करते हो तो उसमें करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी कॉइल में आपके करंट को इंक्रीज किया, ठीक है। अब जैसे ही आपका करंट इंक्रीज होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, चेंजिंग करंट इंड्यूसेस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे जैसे करंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्राइमरी कॉइल में, तो हमें पता है कि जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, है ना। एक सोलेनॉइड में क्या रिलेशन होता है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। तो जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया प्राइमरी कॉइल की, करंट इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। जैसे ही करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो सबसे पहले तो फ्लक्स आपका देखो ये वाले एरिया से बाहर निकल रहा है ना, आपकी फील्ड लाइंस ये वाले एरिया को क्रॉस करती हुई बाहर जा रही, तो ये वाले एरिया में सबसे पहले आपका फ्लक्स का चेंज होगा प्राइमरी कॉइल के एरिया में, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल के एरिया में फ्लक्स का चेंज हुआ तो फिर क्या हुआ, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ ये किसके साथ लिंक हुआ, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुआ। अब जैसे ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुआ तो इसने इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस किया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने दो कॉइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, है ना। तो जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और डिफ्लेक्शन तब तक ही आया जब तक करंट इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा था, है ना। जब तक प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो हो रहा था तब तक ही डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब इंड्यूस करंट तब तक ही प्रोड्यूस होगी जब तक आपका प्राइमरी कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे ये करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा वैसे आपका इंड्यूस करंट भी स्टॉप हो जाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये फैराडे के ऑब्जर्वेशन थे और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हमें अच्छे से समझना है ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। फैराडेस के ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें अच्छे से इसको समझना है। ये ऑब्जर्वेशंस अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने बार मैग्नेट के साथ कॉइल को लिंक कराया था, तो उसने ये देखा जब भी रिलेटिव मोशन होता है बार मैग्नेट का कॉइल के साथ, है ना, या तो आप बार मैग्नेट को मूव करा लो या आप कॉइल को मूव करवा लो या आप दोनों को मूव करवा लो तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तब भी आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, दो कॉइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कराया, ठीक है। तो पहली कॉइल में करंट को इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में। और जैसे ही प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुआ तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। जैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो गैल्वेनोमीटर का आपका डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो बस
और जैसे यहाँ का करंट फ्लो ना स्टॉप हो गया तो यहाँ का डिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे आपका इंड्यूस करंट भी जीरो हो गया। तो इस तरह से फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट्स से हमें यही पता चला कि अल्टीमेटली आपका जो, अब दोनों दोनों एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूडिंग पॉइंट्स देखोगे, है ना, दोनों एक्सपेरिमेंट के कंक्लूडिंग पॉइंट्स अब आप देखोगे, ठीक है। पहले ये वाले पॉइंट्स कुछ क्लियर कर लो। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस। अच्छा, अब इसका उल्टा चलते चलो। पहले हमने प्राइमरी सर्किट को क्लोज किया था, अब हमने प्राइमरी सर्किट को ओपन कर दिया। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। करंट जैसे ही डिक्रीज होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो आपका फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, मतलब आपका चेंज इन फ्लक्स वापस जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका चेंज इन फ्लक्स जनरेट होगा तो वापस आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल, है ना। चाहे आप करंट को इंक्रीज करो चाहे आप करंट को डिक्रीज करो प्राइमरी कॉइल में, दोनों पॉसिबिलिटी की वजह से आपके फ्लक्स में चेंज आ रहा था। और फ्लक्स का चेंज जो है वही सबसे मेन रीजन है इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। जो फ्लक्स का जो चेंज होता है दैट इज द मेन कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। However, you can also note that the direction of the current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. तो जब आपका करंट इंक्रीज हो रहा था तब आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड आएगा, तो जब आपका करंट डिक्रीज होगा प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन भी डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे, ठीक है। तो जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा था, आपका फ्लक्स का चेंज पॉजिटिव था तो भी आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा था। जब करंट आपका डिक्रीज हो रहा था, जब आपने सर्किट को ओपन कर दिया, तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगा, फ्लक्स आपका डिक्रीज होने लगा, वापस आपका चेंज इन फ्लक्स जनरेट हुआ तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस केस। सो ये फैराडेज के दोनों एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब फैराडे के लॉ देखोगे तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आपका रीड करो सबसे पहले। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो घुमा फिरा के वापस एक ही बात बोल रहे हैं, हमेशा आपको इसी पे फोकस करना है। दिस इज द फोकस पॉइंट, दैट इज डेल्टा फाई। जब भी आपका फ्लक्स में चेंज होगा विच इज लिंक्ड विद अ सर्किट एंड ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, और वो तब तक ही जनरेट होगा जब तक आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स का चेंज आपका जीरो हो जाएगा, आपकी इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ देख लो, सेकेंड लॉ का क्या स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी बेस्ड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके सेकेंड लॉ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the flux. So induced EMF जो आपका प्रोड्यूस हुआ, देखो induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Rate of change of flux क्या होगा, d phi by dt, ठीक है। This is directly proportional to your induced EMF, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो induced EMF is equal to d phi by dt, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और जनरली इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में हम इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेते हैं 1, तो आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो phi2 minus phi1 upon t, which is your change in flux with respect to time। तो जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ उतना ज्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ये दोनों लॉज सबको क्लियर हो गए, फैराडेज का फर्स्ट लॉ और फैराडेज का, हाँ बेटा फर्स्ट लॉ फिर से yes. मुझे ना चैट्स आपके दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट रुको। हाँ, केशवी राणा क्लियर, नितेश क्लियर, साहिल शेख क्लियर, ठीक है। अनिरुद्ध एंड चंदन हैज आल्सो ज्वाइंड, ओके। चलो, इसमें कोई डाउट है बेटा फर्स्ट और सेकंड लॉ में? नो सर। ओके, ये बेसिक्स है बिल्कुल, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। ये दोनों लॉज आपके थ्योरेटिकली आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, इसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जाएंगे।
तो इतनी थ्योरी आपको पता चलनी चाहिए ना। टीशा हैज ऑल्सो ज्वाइन, ओके, चलो ठीक है, आ जाओ अपने स्लाइड पे वापस। हाँ, तो ये दोनों लॉज आपके क्लियर हो गए। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और लॉ पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। ये दोनों लॉज आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका फैराडेज का लॉ और दूसरा आपका लेंस लॉ। ठीक है, दोनों लॉज को अच्छे से समझ लो, उसके बाद थोड़े एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से इस लॉ को हमें अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड लॉ है आपका लेंस लॉ। अब लेंस लॉ क्या बोलता है, देखो, लेंस लॉ सेज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हमने सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस किया था अभी अभी, है ना, सेकेंड लॉ में। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंड्यूस करंट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है is such that it always opposes the change that is producing it। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा टेढ़ा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। स्टेटमेंट इसका बहुत टेढ़ा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। कहने का मतलब है, जितना इसका स्टेटमेंट आपको सीधा दिखाई दे रहा है उतना सीधा है नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, लेंस लॉ को बहुत ध्यान से समझोगे, क्योंकि इस पे तो मतलब इतने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछता है लेंस लॉ, और एंट्रेंस लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं लेंस लॉ। तो लेंस लॉ को जितना डिटेल में समझोगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। इसका मतलब क्या है, देखो, suppose if the current is induced due to the motion of the magnet, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of the bar magnet, है ना। सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है ना, और मैं इसके पास एक बार मैग्नेट को लेके आया। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। अभी बार मैग्नेट में से तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होती है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। अब जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके गया, इसके पास लेके गया, इस कॉइल के पास लेके गया, सो जैसे इस कॉइल के पास ले जाऊंगा तो ये कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि ये इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है इस कॉइल को, ये कॉइल इसका दुश्मन बन जाएगा, समझ रहे हो। इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा, मतलब करंट दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। इस कॉइल में दो ही तरीके से करंट फ्लो हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज फ्लो हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो सकता है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए ये लॉ हमें पढ़ना जरूरी है। लेंज लॉ will always tell us about the direction of induced current। It will always tell us about the direction of induced current, ठीक है। जो फैराडेज का लॉ था उसको मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इंड्यूस करंट का मैं फैराडेज का लॉ यूज करूंगा, और डायरेक्शन निकालने के लिए मैं लेंज लॉ यूज करूंगा। इसलिए आपको दोनों लॉ समझना बहुत जरूरी है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, सपोज करो मैं कोई बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहा हूं, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा कि ये इसकी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा। एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करने के लिए कॉइल का नॉर्थ पोल फ्रंट में आना चाहिए और साउथ पोल पीछे चला जाना चाहिए, तभी तो इसको अपोज करेगा, है ना। तभी तो इसमें से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ। इसका दुश्मन ये कब बनेगा, तभी बनेगा जब इसका कॉइल का नॉर्थ पोल आगे की तरफ आए और साउथ पोल पीछे की तरफ जाए। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तभी तो ये इसका अपोज कर पाएगा। समझ आ रहा है सबको। देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो अगर करेगा तभी तो इसका नॉर्थ पोल कॉइल का इधर जनरेट होगा और इसकी फील्ड लाइंस इसको अपोज कर पाएंगी। तो बस लेंज लॉ हमें इतना ही बताता है कि किसी भी कॉइल में या किसी भी सब्सटेंस में
जब आपका करंट इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा। एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस कॉइल में आपका करंट फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लेंज लॉ से हमें पता चला, लेंज लॉ विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन, लेंज लॉ विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। ठीक है, एंड फैराडे लॉ से मुझे क्या पता चलेगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो मैं इंड्यूस करंट निकाल सकता हूं, which is equal to E upon R, which is equal to 1 upon R d phi by dt। समझ आया? तो फैराडेज का लॉ में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करूंगा और लेंस का लॉ में डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करूंगा। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर होने चाहिए। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ बेटा? यस, मेरे को चैट्स आपके दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं पीछे छुप जाते हैं क्या। हाँ, सबको क्लियर हो गया। नन्नी जैन, टिशा, क्रूपल, केशवी, यस, प्रियंका। चलो तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेंस लॉ हमने पढ़ लिया। तो देखो एक पॉइंट और है इसका, ये भी देख लो। इफ द करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन द इंड्यूस्ड करंट सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज। मैंने आपको वही बोला, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो एक्सटर्नल चेंजेस को अपोज करे, एक्सटर्नल चेंजेस को अपोज करेगी। चलो अब ये कौन सी कहानी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इतनी बड़ी सी कहानी जो हमारे सामने आ गई, देखते हैं इसमें क्या है। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या रिलेशन है, अब ये जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। ये तो हमें पता चल गया, इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, है ना, वो हमेशा एक्सटर्नल चीजों को अपोज करे। It is the opposition against which we perform the mechanical work in causing the change in magnetic flux। अभी हमने क्या किया, जब हम बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए, है ना, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे तभी तो इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, तभी तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया। अब ये बार मैग्नेट अपने आप तो चल के आएगा नहीं ना, हमने कुछ वर्क करेंगे तभी तो वो आगे की तरफ आएगा। तो हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया और उस मैकेनिकल वर्क ने क्या किया, उस मैकेनिकल वर्क ने फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस किया। ठीक है, मैकेनिकल वर्क की वजह से ही आपका फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, so mechanical work is causing the change in flux, therefore mechanical energy is converted into electrical energy। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने वर्क किया, वर्क की वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ। अगर फ्लक्स में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसने इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस किया। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ और उस इंड्यूस करंट की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने किया क्या, हमने एक मैकेनिकल वर्क किया जिसकी वजह से हमने एनर्जी को मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट किया। ठीक है, Thus, the Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy। Ultimately आपकी एनर्जी तो कंजर्व ही रही ना,
energy can neither be created nor be destroyed, it can simply transfer from one form to another. तो हमने खाली एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। इफ हाउएवर रिवर्स वुड हैपन, अच्छा अब इसका रिवर्स केस अगर होता, रिवर्स का मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, that is induced EMF does not oppose the aids of change, then a little change in the magnetic flux would produce an induced current which would help to change the flux further, thereby producing more current. The increased EMF would then cause a further change of flux, it would further increase the current, this would create the energy. अब ये कहानी क्या बता रहा है, which would violate the law of conservation of energy, ठीक है। अब इस कहानी का क्या मतलब है, अब यहां तक तो हमें समझ आया कि अगर हमने कोई मैकेनिकल वर्क किया तो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला, ठीक है। पहला वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ। सेकेंड वाले पार्ट में ये इसके रिवर्स केस की बात कर रहा है। रिवर्स केस में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहा है, इफ द रिवर्स केस वुड हैपन, अगर induced EMF, if the induced EMF does not oppose or aids the change, then a little change in magnetic flux would produce an induced current which would help to change the flux further, thereby producing more current, ठीक है। The increased EMF would then cause further change of the flux and it would further increase the current and so on. This could create the energy of nothing, but it could violate the law of conservation of energy. So reverse case में बेटा वायलेशन हो जाएगा, है ना। रिवर्स केस इसका पॉसिबल नहीं है, रिवर्स केस में एनर्जी का वायलेशन हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस मैकेनिकल एनर्जी, देखो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है आपकी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन में आपका वायलेशन हो रहा है, यही पॉइंट को वो डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में आपका एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हमें पीएचडी तो नहीं करना है इस पे, हमें खाली इतना समझ आना चाहिए, जनरेटर में होता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, हाँ जनरेटर में आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो बात आप समझो, यहाँ पे हमें खाली इतना समझना है कि एनर्जी का कंजर्वेशन आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में वायलेट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में आपका वायलेट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि इस लॉ को कैसे आप अप्लाई करोगे। मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। अब मुझे व्हाइट बोर्ड लेने दो और मैं जो जो क्वेश्चंस आपको पूछूंगा मेरे को आंसर देते जाना, फटाफट हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब मैं इसको किसी कॉइल के पास लेके गया, तो बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सिंपल चीजें हम पहले बात करते हैं। चलो सब लोग बताओगे। अब आप लोगों को आंसर्स देने, लेंस लॉ हमने पढ़ लिया है, लेंस लॉ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते, ठीक है। बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबको आंसर करना है। यस,
हाँ बताते जाओ फटाफट, जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देते जाओ, फटाफट हम आगे चलते जाएंगे। यस, किसी ने आंसर दिया? सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे यार व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको क्या? मैंने शेयर तो किया हुआ है, दिखना चाहिए ना। सबको दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? नो सर। अरे बाप रे बाप, रुको मैं एक बार फिर से करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? नाउ इट्स विजिबल। यस, चलो अब विजिबल हो गया। अच्छा देखो, अब मैं एक बार मैग्नेट को लेके गया इसके पास, कॉइल के पास लेके गया, बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा? क्लॉकवाइज करेगा, वेरी गुड, है ना? सबको पता चल रहा है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ना। जैसे साउथ पोल लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा वो? साउथ पोल आगे क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल पीछे क्रिएट करेगा। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक कॉइल है और ये मेरे पास दूसरा कॉइल है, और मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरी आईज है, ठीक है? यहां से मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है? ये आपकी आईज होगी, ठीक है? अब ये वाली कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। आप यहां से देखोगे, यहां से, ठीक है, राइट साइड से देखो, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और ये करंट का वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग। तो आपको बताना है कि ये वाला जो कॉइल है इसमें करंट आपका कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपके पास दो कॉइल्स है और पहले वाले कॉइल में करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अब करंट जब इंक्रीज होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेकेंड वाली कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो आपको आने चाहिए, ठीक है? अब लेंस लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन देखो, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल लेंस लॉ हमें अप्लाई करना है और लेंस लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, किसी का आंसर आया? सब लोग सोच रहे हैं क्या अभी भी? हाँ क्लॉकवाइज आ गया आंसर, वेरी गुड। अच्छा आंसर पीछे आ गया सब, क्लॉकवाइज आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। लगता है आप लोग ज्यादा समझदार हो गए, एक ही बार में सब समझ गए, बड़े अच्छे बच्चे बन गए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब दिया एक ही बार में, इसमें करंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जिनको नहीं पता लगा वो इधर देख लेंगे। देखो जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज हो रही होगी, यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी,
मतलब ये वाला आपका नॉर्थ पोल होगा। अब जब आप इसको इसके पास मतलब ये इसके पास जब फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगी तो ये वाली कॉइल में ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस एंटर होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो उसको अपोज करेगा। तो अपोज तभी करेगा जब इसका नॉर्थ पोल फ्रंट आ जाए और इसका साउथ पोल पीछे चला जाए, तभी इसकी फील्ड लाइंस इसको अपोज कर पाएंगी, है ना। इसकी फील्ड लाइंस तभी इसको अपोज कर पाएंगी। इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों का आंसर राइट था, फिर भी जिनका नहीं आया उनके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बस मेरे को लगता है इस एग्जांपल में सब लोग क्लियर हो जाओगे अब, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब आप लोग इसको ट्राई करोगे तो आपको मजा आए। सपोज ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और इसको मैंने ड्रॉप किया नीचे, और यहाँ पे मैंने एक कॉइल रखी है, इस कॉइल में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, इस कॉइल में मैंने इस बार मैग्नेट को ड्रॉप किया, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए, इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो जी के बराबर होगा, क्या वो जी से ज्यादा होगा, या वो जी से कम होगा। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको बोलूंगा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर दोगे। यस